गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ आरफा नबील और आज हम करने जा रहे हैं ईंटें, मनके तथा अस्थियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता मानी जाती है और पुरातत्वविदों का मानना है कि इस सभ्यता के अंत के कई कारण अभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस सभ्यता में शासक था, नहीं था, इस सभ्यता के अंदर क्या अनूठी बातें थीं, ये सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर करे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फ्योन से बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से नहीं मिले? तो देखिए, फ्योन्स बहुत ही महंगा लघु पात्र होता था। ये सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाया जाता था जो काफ़ी अमीर होते थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है कालीबंगन। मतलब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये काफ़ी रिच एरियाज़ में आते थे उस टाइम पर। तो हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि फ्योन्स जो है वो कहाँ नहीं मिलेगा आपको, कालीबंगन में नहीं मिलेगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए कई टाइप के पत्थर इस्तेमाल होते थे, जैसे कार्नीलियम भी होता था, स्फटिक भी होता था, कई तरह के पत्थर जो है इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद दूसरा सवाल है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो हमें पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता को जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, इसकी खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो किसने की थी? हमें पता है कि किसने थी, हमें पता है किसने की थी। जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1924 में। उसके बाद दूसरा सवाल है, हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हमें पता है माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासी जो थे अलग अलग जगहों पर जाया करते थे, जिसमें सोना प्राप्त करने के लिए वो कहाँ जाया करते थे? सोना प्राप्त करने के लिए वो दक्षिण भारत में जाते थे और तांबा प्राप्त करने के लिए वो खेतड़ी राजस्थान से। और अगर बात करें कि दूर के क्षेत्रों से कहाँ से तांबा प्राप्त करते थे, तो वो करते थे ओमान से। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपरी मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। मतलब मेजरमेंट के लिए कौन सी प्रणाली इस्तेमाल होती थी? मेजरमेंट के लिए आपकी दशमलव प्रणाली इस्तेमाल होती थी। उसके बाद दूसरा सवाल है, हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण माना जाता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता के अंत का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के कई कारण हैं। जैसे जलवायु में परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है। तो कई कारण हैं, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या इंपॉर्टेंस था? मोहरों का क्या, ये मोहरे लिखा हुआ है, ठीक है, नहरे गलती से लिख दिया है, मोहरे। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। ये सेलखड़ी नामक कौन से पत्थर से? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। और इस पर किस तरह से क्या चित्र हुआ करते थे? कई बार इस पर जानवर के चित्र हुआ करते थे। और इन्हीं की लिपि में, जो लिपि आज तक इनकी पढ़ी ही नहीं गई है, ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है, ठीक है। और इनका जो प्रयोग होता था, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि आपके विचार से हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्य में क्यों कहा जाता है? मतलब इतनी मिस्टीरियस लिपि क्यों है? तो हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो वर्णमालीय नहीं, मतलब उसमें वर्ण नहीं है, बल्कि वो चित्रात्मक ज़्यादा है, उसमें चित्र ज़्यादा बनाए गए हैं, चिन्ह ज़्यादा हैं। अब इतने चिन्हों को समझ पाना, इतने चित्रों को समझ पाना संभव नहीं है। दूसरा, इसमें चिन्हों की संख्या कितनी है? 375 से 400 तक इतने चिन्हों की संख्या। आप खुद अपने अल्फ़ाबेट सोचिए कितने होते हैं हमारे इंग्लिश में, सब जब भी तो हम पढ़ पाते हैं। बताइए, अगर 375 से 400 के बीच में होते तो ये बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद ये जो हमें जो इसके अभिलेख मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो धुंधले हैं, बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट हैं। तो पुरातत्वविदों को उनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद दूसरा सवाल है आपका, हड़प्पा संस्कृति में सत्ता तथा शासक वर्ग के अस्तित्व के संबंध में क्या तर्क वितर्क दिए गए हैं और पुरातत्वविद इसके बारे में कोई त्वरित उत्तर क्यों नहीं देते हैं? तो देखिए, मतलब ये क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा और महाराजा के राजा महाराजा थे, नहीं थे, क्या सामाजिक स्थिति थी, किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में इसका आंसर दे देती हूँ। वैसे देखिए, इसका आंसर ये है, सबसे पहले जो यहाँ पर बात हुई वो ये बताई गई है कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जटिल निर्णय लेने का हमें सबूत मिला है कि देखिए वहाँ पर बहुत जटिल
ऐसे निर्णय लिए जाते थे जो सिर्फ एक राजा ही ले सकता था। जैसे जम्मू से लेके गुजरात तक हमें मनके, ईंटें ये बिल्कुल सेम प्रकार की मिली। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़ा एरिया, कोई छोटा सा एरिया भी नहीं है कि बस दिल्ली दिल्ली ही हो। जम्मू से लेकर गुजरात तक ईंटों का आकार, मनकों का आकार सेम मिला है। तो किसी ने तो ये ऑर्डर दिया होगा कि सबको ईंटों का आकार सेम रखना है, संरचना सेम रखनी है। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इसका हड़प्पा सभ्यता का संचालन कोई सत्ता ज़रूर कर रही थी। दूसरा, ये पहले पुरातत्वविद का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसमें आप 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। दूसरा जो आप पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं वो ये है, सॉरी एक मिनट, ये देखिए, दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखिए हड़प्पा सभ्यता में केंद्र मतलब कोई स्पेशल जानकारी नहीं मिली है। मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा नहीं था। हालांकि हमें यहाँ पर एक विशाल भवन मिला है जिसको हमने प्रासाद की संज्ञा भी दी है, पर इस महल में से इसमें से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। अगर वहाँ पे राजा होगा तो वहाँ पर राजा की कुछ वस्तुएं तो मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी राजा के महल को देखते हैं तो उसमें उसका ताज, उसकी इम्पॉर्टेंट कुछ मोहरें जो हमें मिलती हैं उसके नाम के साथ, उसके कुछ टाइटल्स, उसके कुछ अभिलेख, ऐसी चीज़ें मिलती हैं हमको जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जी ये जगह किसकी थी, ये किसी राजा की थी। अब यहाँ पर जो हमें जगह तो मिली है हमें कि हाँ, एक ऐसा लग रहा है कि ये एक महल है और उसमें कोई भव्य वस्तु नहीं मिली, हमें एक मूर्ति मिली है पुरोहित राजा की, पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, कोई राजा नहीं था। और कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर पुरास्थल का अपना अपना राजा जो था, अब हर पुरास्थल का अपना अपना राजा हुआ करता था। जैसे हड़प्पा का अपना राजा था, मोहनजोदड़ो का अपना था, लोथल का अपना था, धोलावीरा का अपना था, ठीक है। तो सबके अपने अपने राजा हुआ करते थे और सब अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अपनी जगहों से चलाते थे। तो ये आंसर आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए, इसका यहाँ तक, ये पूरा इसका आंसर जो है वो यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई, मतलब हड़प्पा सभ्यता को किस प्रकार प्रकाश में लाया गया। तो हड़प्पा सभ्यता को प्रकाश में लाने के लिए आपके 3 मेजर पुरातत्वविदों का रोल है। पहले हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसको दुनिया के सामने 1924 में इसकी घोषणा की थी हड़प्पा सभ्यता की। और किस तरह से, सबसे पहले दयाराम साहनी ने कुछ मोहरें खोज निकाली और ये मोहरें, ये उनको समझ में आया कि ये मोहरें अभी की नहीं है, ये मोहरें जो हैं ये ऐतिहासिक काल से संबंध रखती हैं। उसी के बाद राखलदास बनर्जी ने कुछ वैसी ही सेम मोहरें आगे जाके जो है वो खोज निकाली मोहनजोदड़ो से, और फिर ये समझ में आया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता का पार्ट रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो है वो खोज में आई। उसके बाद, ठीक है, तो देखिए ये इसका आंसर है। उसके बाद इसका आंसर आपको ये मिलेगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता कैसे लगाते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातत्वविद थे वो किस तरह से हड़प्पा सभ्यता में ये पता लगाते थे कि सामाजिक आर्थिक सोशियो लेवल कैसा था, किस तरह के लोग थे, अमीर थे लोग, गरीब थे। तो इसके 2 तरह की विधियों का इस्तेमाल करते थे। पहला है शवाधानों का अध्ययन। शवाधानों के अध्ययन के अंदर वो क्या करते थे, कब्रें जो होते थे वो खोदते थे और देखते थे कि कौन सी कब्र में क्या चीज़ मिली। अगर आप किसी कब्र में इंपॉर्टेंट कोई चीज़ मिली है, महंगी कोई चीज़ मिली है, ऐसी चीज़ मिली है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी बल्कि बाहर से मंगाई जाती थी, तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि वो किसी महंगे इंसान की मतलब किसी अमीर इंसान की कब्र रही होगी। वहीं दूसरा जो तरीका था वो था विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। अब विलासिता की वस्तुएं, और इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया था, एक उपयोग की वस्तुएं हो सकती हैं और एक विलासिता की वस्तुएं हो सकती हैं। अब किसी घर में से अगर किसी पुरास्थल से, जैसे कि कालीबंगन से हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जैसे बस मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ, ऐसी कोई चीज़ें मिली हैं, महंगी चीज़ें नहीं मिली हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया था ये गरीब था और यहाँ के लोग भी गरीब थे। वहीं अगर हम किसी ऐसे घर में से हमें जो महंगी चीज़ें मिली हैं, कुछ ज्वेलरी मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये घर जो था ये बेसिकली किसी अमीर इंसान का घर रहा होगा, ये बस्ती अमीर रही होगी। तो इस तरह से हम हड़प्पा सभ्यता में डिविजन्स करते हैं कि कौन सी जगह जो थी वो अमीर इलाके में आती थी और कौन सी जो जगह थी वो गरीब इलाके में आती थी। 2 तरीके से शवाधानों का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। उसके बाद दूसरा सवाल है,
मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए, कुछ अनूठी बातें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बीच में से बनकर आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोहनजोदड़ो जो था, शहर जो था, ये दो पार्ट्स में डिवाइड था, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो होता था वो ऊंचाई पे बना हुआ होता था पर छोटा होता था, वहीं जो निचला शहर होता था वो नीचे होता था और काफ़ी बड़ा होता था। दोनों को ही दीवार से घेर के, मतलब दीवार खड़ी करके अलग करा गया था। दुर्ग में अमीर लोग, राजा महाराजा मतलब रहा करते थे, जो अमीर क्लास थी उस टाइम की, और निचले शहर में आम जनता रहा करती थी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें, सबसे चौंकाने वाली जो चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है वो यहाँ का स्नानागार। स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा कि इसमें पक्की ईंटें लगाई जाती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि विशाल स्नानागार। उसके बाद माल गोदाम भी हमें यहाँ से मिला है। उसके बाद यहाँ का गृह स्थापत्य मतलब यहाँ पे घर कैसे बनाए जाते थे। तो घर का आर्किटेक्चर यहाँ पर ऐसा होता था कि यहाँ पर प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। मतलब यहाँ पर क्या होता था, खिड़कियाँ नहीं होती थी। जो बेस लेवल के जो घर होते हैं, लाइक ग्राउंड फ्लोर जो होता था ना, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती थी, और कभी भी सामने का दरवाज़ा कभी भी कमरे के सामने नहीं खुलता था। मतलब सामने का, पहले जैसे आप दरवाज़ा खोलोगे, मेन गेट खोलोगे घर का, तो सामने आपको एक दीवार मिलेगी, ताकि अंदर क्या चल रहा है, आंगन में क्या चल रहा है और आपका रूम्स में क्या चल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल निकासी प्रणाली। यहाँ की जल निकासी प्रणाली बहुत, सबसे ज़्यादा पुरातत्वविदों को चौंकाने वाली बात जो लगी थी वो यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। तो ये क्वेश्चन आपको अलग से भी करके जाना है कि यहाँ की जल निकासी प्रणाली कैसी थी। उसके बाद सर जॉन मार्शल का क्या रोल है। सर जॉन मार्शल कौन थे, तो हमें पता है ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने भारत में काम करा और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो इन्होंने की थी। उसके बाद कनिंघम कौन थे, तो ये सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को बहुत पहले ही खोज निकाला था, पर उसका इम्पोर्टेंस ये नहीं समझे थे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर में वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के, अच्छा आप इस पे कुछ प्रश्न नंबर देख रहे होंगे लगे हुए, ये इस पर आप ध्यान न दें, आप सिर्फ प्रश्न पढ़ें। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहाँ की मोहरें किस प्रकार सहायता करती हैं। तो धार्मिक विश्वास क्या थे, मतलब धर्म के बारे में, यहाँ का क्या धर्म, किस टाइप का यहाँ पे धर्म था, क्या कौन सी यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, ये क्वेश्चन है। किस तरह के देवी देवता हमें यहाँ पर मिले हैं। तो हड़प्पा में धार्मिक विश्वास जो है, हमें सील मिली है, उसमें हमें ये माना गया है कि लिंग की पूजा होती थी, पेड़ों की पूजा होती थी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिली हैं। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद इसके आगे का आंसर ये है। ठीक है, जो यहाँ पे कुबड़ वाला सांड होता है वो यहाँ पर विशेष प्रिय था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। उसके बाद दूसरा सवाल है आपका कि R.E.M. व्हीलर कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद हड़प्पा वासियों द्वारा शिल्प उत्पादन, माल प्राप्त करने की नीतियाँ, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग माल प्राप्त कैसे करते थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग माल प्राप्त करने के लिए बेसिकली 3 तरह का इस्तेमाल करते थे। पहले वो क्या करते थे, पहले वो बसाते थे बस्तियाँ स्थापित करते थे। उसके बाद अभियान भेजते थे, और तीसरा क्या करते थे, वो सुदूर मतलब दूर के क्षेत्रों से संपर्क। तो ये देखते हैं हम ये वाला सवाल, ये देखिए, इसका आप पहले इंट्रो देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहला जो देखिए यहाँ पे सवाल है वो ये है कि अभियान भेजते थे, और कहाँ कहाँ अभियान भेजे ये आपको याद कर लेना है। ये लिखा हुआ है इसमें कहाँ कहाँ अभियान भेजते थे। गणेशपुर, जोधपुरा संस्कृति भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बस्तियाँ स्थापित करना, दूसरा तरीका जो है आपका वो क्या है, बस्तियाँ स्थापित करना। ठीक है, उसके बाद और ओमान, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर मतलब दूर, तो हमें ये पता चला है कि ये जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, ये बेसिकली ओमान से तांबा मंगाते थे। और ये हमें कहाँ से क्यों पता चला कि ओमान से ही तांबा मंगाते थे। तो देखिए, ओमान के तांबे में भी कांसे के अंश मिले हैं, और हड़प्पाई तांबे में भी मिले हैं। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से तांबा मंगाते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कृषि और प्रौद्योगिकी, मतलब एग्रीकल्चर कैसा था, क्या टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यहाँ पर यूज़ होती थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेंगे। बैलों का इस्तेमाल होता था। हमें देखिए, जो भी हम यहाँ पे जानकारी पढ़ रहे हैं वो पूरा तत्वियों का अनुमान है, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये इसका आंसर है कि हमें क्या क्या वहाँ से मिला है, कहाँ कहाँ से खेत मिले, कहाँ कहाँ से जलाशय मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा ये।
उसके बाद हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा जाता है, ये हमने अभी ऊपर भी करा है सवाल। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के ये देखिए जो नीचे कारण हमने लिख रखे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण हैं। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ें, वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना और आर्यों का आक्रमण भी इसमें एक कॉमन लिख लीजिएगा आप। तो इसका उसके बाद एक सवाल यहाँ पर ये आता है